नमस्कार और आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम टाटा मोटर्स पर बात कर रहे हैं। हाल के विश्लेषण के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी की मौजूदा स्थिति क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है और आगे की दिशा क्या हो सकती है। जी। ये भारत और दुनिया भर में मतलब एक बहुत बड़ा नाम है। कमर्शियल व्हीकल्स यानी सीवी, पैसेंजर व्हीकल्स पीवी, फिर ईवी और हाँ जैगुआर लैंड रोवर यानी जेएलआर भी। बिल्कुल। तो इस विश्लेषण का मकसद है कंपनी के ये जो जटिल ऑपरेशंस हैं और भविष्य की राह है उसे थोड़ा समझना। बिल्कुल। और टाटा मोटर्स ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ तो देखिए वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन रहा है। हाँ, लेकिन वहीं चौथी तिमाही मतलब Q4 में कुछ चुनौतियां भी साफ दिखीं और साथ ही बड़े रणनीतिक बदलाव भी चल रहे हैं। जैसे वो डीमर्जर वाला। हाँ, जैसे कारोबार का बंटवारा मतलब डीमर्जर और ईवी पर जबरदस्त जोर। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इस विश्लेषण से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें ताकि पूरी तस्वीर समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं। वित्त वर्ष 2025 FY25 के नतीजे वो तो वाकई प्रभावशाली थे। रिकॉर्ड रेवेन्यू था करीब 4,39,695 करोड़ जी हाँ। और मुनाफा भी 28,100 करोड़। इतना ही नहीं, कंपनी नेट ऑटो कैश पॉजिटिव भी हो गई। मतलब ऑटो बिजनेस के पास देनदारियां चुकाने के बाद भी नकदी बची थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल उपलब्धि है उनके लिए। बिल्कुल, लेकिन यही एक पेंच भी है। FY25 की चौथी तिमाही में ये जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें 51% से ज्यादा की गिरावट क्यों आई? हाँ। खासकर जब पूरा साल इतना अच्छा था। हाँ, ये विरोधाभास ध्यान देने लायक है। देखिए, इस गिरावट का जो मुख्य कारण था वो घरेलू पैसेंजर व्हीकल मतलब पीवी सेगमेंट का प्रदर्शन था, अच्छा। जिसने Q4 में करीब 144 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी यानी कर पूर्व घाटा दर्ज किया। ओह, तो पीवी सेगमेंट घाटे में चला गया Q4 में। जी, Q4 में, जबकि पूरा साल पीवी सेगमेंट के लिए भी ठीक रहा था। पर ये आखिरी तिमाही का घाटा शायद बढ़ती कंपटीशन हो सकता है, कुछ मॉडल्स के बीच का ट्रांजिशन पीरियड हो या फिर लागत बढ़ने का दबाव जो इस सेगमेंट पर ज्यादा असर डाल रहा है। और ये स्थिति जो है वो आने वाले डीमर्जर के महत्व को और भी बढ़ा देती है। अच्छा, तो ये तिमाही नतीजे एक तरह से डीमर्जर की जरूरत को और पुख्ता करते हैं। बिल्कुल। ये जो डीमर्जर है जिसमें कमर्शियल व्हीकल यानी सीवी और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस जिसमें ईवी और जेएलआर भी शामिल होंगे, हाँ, इनको अलग किया जा रहा है। ये कब तक पूरा होने की उम्मीद है और इसका मुख्य रणनीतिक उद्देश्य क्या है? देखिए, उम्मीद है कि ये डीमर्जर 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ बंटवारा नहीं है, बल्कि ये है कि दोनों इकाइयों को मतलब सीवी अलग और पीवीए जेएलआर अलग, इनको स्वतंत्र रूप से काम करने और अपनी अपनी जो विशिष्ट विकास रणनीतियां हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिले। मतलब फोकस बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, सीवी बिजनेस की जरूरतें और बाजार की जो गतिशीलता है वो पीवी जेएलआर से काफी अलग है। सही बात है। तो अलग होने से दोनों का मैनेजमेंट ज्यादा केंद्रित होगा, पूंजी का आवंटन बेहतर होगा और जवाबदेही भी बढ़ेगी। इससे उम्मीद है कि दोनों के लिए वैल्यू अनलॉक होगी। समझ गया। और इसी पीवी सेगमेंट में जिसमें अब ईवी और जेएलआर भी शामिल होंगे, इसमें ईवी पर कंपनी का एक बड़ा दाव है। जी हाँ। लेकिन यहाँ भी तो चुनौतियां हैं। सुनने में आया कि मार्केट शेयर जो FY23 में लगभग 80% था, हाँ, काफी ज्यादा था। वो गिरकर मई 2025 तक करीब 35-38% पर आ गया है। इसे वापस पाने की क्या योजना है? ये सच है कि कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ी है, खासकर महिंद्रा और दूसरी कंपनियों के आने से। टाटा मोटर्स का लक्ष्य इस मार्केट शेयर को वापस 50% तक ले जाना है। इसके लिए उनकी एक 2.2.2 स्ट्रैटेजी है। 2.2.2? ये क्या है? मतलब एंट्री लेवल, मिड रेंज और प्रीमियम, इन तीनों सेगमेंट में दो ईवी मॉडल लाने की योजना है। अच्छा, हर सेगमेंट में 2 मॉडल। जी, हाल ही में हारियर ईवी लॉन्च हुई है और इस साल जो उनकी प्रतिष्ठित सियरा एसयूवी है, हाँ, सियरा, वो इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी पेट्रोल डीजल और ईवी दोनों रूपों में आएगी। दिलचस्प। साथ ही वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 गुना बढ़ाने और ईवी की लागत को पेट्रोल डीजल कारों के बराबर लाने पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो घरेलू मोर्चे पर ये सब चल रहा है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर देखें तो जैगवार, लैंड रोवर, जेएलआर की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। हाँ, जेएलआर ने तो कमाल किया है। जेएलआर ने FY25 में पिछले दशक का अपना सबसे ज्यादा लाभ दर्ज किया है। ये उनकी रीइमेजिन स्ट्रैटेजी की सफलता का संकेत लगता है। बिल्कुल, जेएलआर का प्रदर्शन शानदार रहा है। ये री-इमेजिन स्ट्रैटेजी के तहत कंपनी पूरी तरह इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बढ़ रही है। अच्छा। अपने ब्रांड्स को पुनर्गठित कर रही है। रेंज रोवर, डिफेंडर, डिस्कवरी, जैगवार, और लागत कम करने पर जोर दे रही है, खासकर जो ज्यादा मुनाफे वाले मॉडल्स हैं उन पर फोकस करके। लेकिन यहाँ भी कुछ चुनौतियां होंगी। हाँ, चुनौतियां यहाँ भी कम नहीं है। जैसे अमेरिका ने जो नए टैरिफ लगाए हैं उनका असर पड़ रहा है, खासकर स्लोवाकिया में बनने वाले डिफेंडर मॉडल पर। साथ ही चीन में मांग थोड़ी धीमी पड़ने से वहां भी रणनीति बदलनी पड़ रही है। इसी वजह से FY26 के लिए जो मार्जिन का पूर्वानुमान है वो थोड़ा कम करना पड़ा है। अच्छा, तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब संक्षेप में क्या कहें? एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ने वाला साल रहा, नेट कैश पॉजिटिव हो गए, डीमर्जर की तैयारी है, महत्वाकांक्षी ईवी योजनाएं हैं। जी। दूसरी तरफ हालिया तिमाही में पीवी सेगमेंट का दबाव, ईवी मार्केट शेयर में गिरावट और जेएलआर के सामने वैश्विक चुनौतियां। तस्वीर काफी मिलीजुली सी लग रही है। निश्चित रूप से ये एक परिवर्तन का दौर है टाटा मोटर्स के लिए। डीमर्जर तो केंद्रीय महत्व रखता है, लेकिन इसकी सफलता निर्भर करेगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है। हाँ, एग्जीक्यूशन पर। बिल्कुल। साथ ही जेएलआर के जो वैश्विक जोखिम है उनका प्रबंधन करना और जो प्रतिस्पर्धी भारतीय पीवी ईवी बाजार है उसमें फिर से बढ़त हासिल करना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। फाइनेंशियल आधार भले ही मजबूत दिख रहा हो, लेकिन आगे बढ़े निवेश भी करने हैं और बाजार की अनिश्चितताओं का सामना भी करना है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। चलिए। टाटा मोटर्स की जो योजना है प्रतिष्ठित सिएरा SUV को ईवी और पारंपरिक इंजन मतलब IC दोनों रूपों में लॉन्च करना और साथ ही ईवी को पेट्रोल डीजल कारों के बराबर कीमत पर लाने का प्रयास। हाँ। ये जो बहुआयामी दृष्टिकोण है, ये भारत के ऑटोमोटिव परिवर्तन की वास्तविक गति और प्रकृति के बारे में क्या संकेत देता है? मतलब सिर्फ ईवी के प्रचार से परे हटकर देखें तो इस पर जरूर विचार किया जा सकता है। सही कहा, सोचने वाली बात है ये।